डाटा अज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, वो सवाल पूरा हो गया था? नहीं, उसी ट्रांजैक्शन में तो जो करना है वो 140 करवाया तो हुआ है, उससे सवाल पूरा हो गया था। उस सवाल तो पूरा करना था ना, 140 लिखवाया है तो इसीलिए हुआ है कि सवाल 140 की फिगर लिख के पूरा कर लो। चलें, बहरहाल आप लोगों की मर्जी है वैसे, वरना अगर मैंने सवाल पूरा ना करवाना था तो मैं क्यों वहाँ पे 130 की बजाय 140 लिखवाता। मैं कहता जी सवाल की डिस्कशन जो भी था 120 से जितना भी था वो इसीलिए लिखवाया था ताकि आप सवाल का कॉन्सेप्ट के डिस्कस होने से पहले सवाल तो पूरा कर लें। तो कितने बच्चों ने पूरा कर लिया था सवाल? बस वही 4-5 बच्चे। चलें, कॉन्सेप्ट समझें। पता नहीं होमवर्क में कहा भी था ये सवाल होमवर्क है आपका, कहा था। उसकी वजह ये कि मैंने आपको कहा था कि दूसरा सवाल मैं करवाऊंगा, ये आपने कर लेना है घर पे। ये जाते जाते मैंने कहा था आपको। बहरहाल जाते जाते आपके दिमाग, कान, बैग सब कुछ बंद हो जाते हैं। ओके, कुछ डाटा बता रहा हूँ अपनी तरफ से अज्यूम करके। एक एसेट पुराना हमने खरीदा था 100 रुपए का। वो एसेट आज तक डेप्रीशिएट हो गया लेट से 60 रुपए, तो उस एसेट की बुक वैल्यू आ रही थी हमारी किताबों में, WDV आ रही थी 40। ठीक है जी। अब हमने इस अपने पुराने एसेट को एक्सचेंज कर लिया नए एसेट से। ठीक है, अब सिचुएशन नंबर 1, सिनेरियोज बना लेते हैं। मुझे बताया गया कि न्यू एसेट फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट जो हम खरीदने जा रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू जो है वो 80 रुपये है। ठीक है जी। और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? आज की वैल्यू, आज की मार्केट वैल्यू। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट हमें बताया गया जी वो है 50 रुपये। ठीक है जी। और हमें यह भी बताया गया कि हमने जो इस ट्रांजैक्शन में कैश पे किया है वो 60 रुपये पे किया। ठीक है, ये 3 बातें हमारे पास, ये तीन इंफॉर्मेशन हमारे पास है। मेरा इस वक्त कंसर्न है, मुझे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट रिक्वायर्ड है। बात समझिएगा। ये क्या है? मेरा पुराना एसेट, ये खरीदा था मैंने 100 का, इस्तेमाल किया 60 का डेप्रीशिएट हुआ। आज इसकी किताबों में, हमारी किताबों में इसकी वैल्यू 40 रुपये है। ठीक है, फिर मैंने इसको एक्सचेंज किया एक नए एसेट से। उस नए एसेट की आज की मार्केट वैल्यू लिखी हुई है, ये मार्केट वैल्यू। मार्केट में आज वो कितने का मिल रहा है? 80 रुपये का। और हमारे वाला आज मार्केट में बेचने जाएंगे, पुराना तो कितने का बिक रहा है? 50 का। ठीक है, और हमने इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो कैश पे किया है, चलो इसको भी मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ, आप परेशान ना हो। कैश पेड कितना लिखा हुआ था? 60। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन मुझे गिवन। अब मैंने आपसे, देखें कैश कितना पे किया है, बताएं 60। ये ओल्ड एसेट की कॉस्ट कितनी है? 100। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन कितनी है? 60। मेरा कंसर्न इस वक्त ये फिगर है, ये फिगर है मेरा कंसर्न। क्योंकि आप लोगों के दिमाग किस तरफ जा रहे हैं, ईमानदारी से बताएं, आपके दिमाग किस तरफ जा रहे हैं? 80। जितनी मार्केट में वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू को ही उसकी कॉस्ट कहेंगे। आपके दिमाग इस तरफ जा रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं रुक जाओ और ज़रा ध्यान से ठंडे दिमाग से पूरा 1 मिनट सोचो और मुझे बताओ कि वो गलत तो नहीं सोच रहे 80 की कॉस्ट है? नहीं बेटा, नो सर तो तब कहो जब आप 1 मिनट हो गया हो। इतने फजूल आदमी हो आप। हर ये हाजी साहब थे।
कोई हल्ला करे, एक आधा बच्चा तो सही बात सोच ले, टाइम इसलिए दिया। ओके, जो बच्चे कहते हैं 80 ही सही जवाब है, किस तरफ ले चले हैं, वो हाथ खड़ा करें। 80 सही जवाब है। पता है क्या है, आप लोगों के जहन में जो आ रहा है ना, वो आप नहीं बता रहे इस वक्त। यहाँ पे कोई इनाम तो नहीं मिलना कि जी आप सही जवाब दे रहे हैं तो। ओके, जो कहते हैं 80 नहीं है वो हाथ खड़ा करें, उनसे जवाब भी पूछना है मैंने। आप मेरी बात, मेरा सवाल समझ नहीं आया। 4 बच्चों ने हाथ खड़ा किया 80 नहीं है, बाकियों ने, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया कि 80 है, तो बाकी क्या कह रहे हैं? सोचना खत्म, मुझे जवाब दें, मुझे जवाब दें। आपको एक्सचेंज ऑफ एसेट्स करवा चुका हूं, आपके सामने गिवन डाटा है, एक फिगर मिसिंग है, जैसे ही उसने पढ़ना है गेन लॉस निकल आना है, एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में पूरा हो जाना है। मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। नए एसेट की कॉस्ट 80 ही तो बनती है, क्यों नहीं कह रहे आप 80 है? जो कहते हैं 80 है नए की कॉस्ट, वो हाथ खड़ा करें। 1 2। जो कहते हैं 80 नहीं है वो हाथ खड़ा करें। जो कुछ नहीं कह रहे अब वो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने कुछ नहीं कहा वो हाथ खड़ा करें। बेटा बाकी लोगों को क्या मसला है? देखें, ऑप्शन दिया आपको। देखें, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आगे बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग इस तरह से पढ़ना चाहेंगे तो इस तरह से पढ़ना है, मर्जी से पढ़ना है तो बेशक किसी और जगह से जाके पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे सवाल किया है, उसका जवाब या हाँ हो या ना हो। तीसरा ऑप्शन तो नहीं दिया मैंने आपको, ठीक है? ऑप्शन 1, एसेट की कॉस्ट 80 है, रेज योर हैंड्स। 5 6 7 मर के हुए। आप लोगों को शायद उर्दू समझ नहीं आती, चलें बहरहाल। जिनका ख्याल है 80 की कॉस्ट नहीं है वो हाथ खड़ा करें। अब ये हाथ खड़े रखें, मैंने पूछना है क्यों एजाज 80 नहीं है तो क्या है? थोड़ा पता नहीं किस तरफ गए जी। सर उसकी न्यू एसेट की कॉस्ट 80 रुपीज, हमने कैश पे किया 60, 86 140 और हम जो पुराने एसेट की कॉस्ट है 50 90 है। पता नहीं किस तरफ चल पड़े जी। बेटा आप बताएं। हाँ, अब आप लोगों को, जो बाकियों ने हाथ नहीं खड़ा किया बेटा, वो अगली बार हाथ खड़े करेंगे, ये बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि ना तो उन्होंने सोचा, ना ही फिर उसके बाद किसी एक तरफ गए। तो जो दो कश्तियों के सवार होते हैं, समझ तो आप लोग गए होंगे, वो मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, ठीक है? तो या तो आपको 80 वाला होना चाहिए था या 80 वाला नहीं होना चाहिए था। आंसर जिन्होंने गलत दिए मैंने उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन जिन्होंने आंसर ही नहीं दिया, कोई राय ही नहीं दी, वो अगली बार देंगे राय, ठीक है? तो इंशाल्लाह आप आइंदा के लिए ये उम्मीद रखी हूँ आपसे कि आप किसी एक तरफ जाया करेंगे, ओके? ताकि पर्चे में भी आपको ये डिसीजन लेना आए, ओके? गलत है या सही है, डिसीजन लेके आगे चलना पड़ता है, वरना 3 घंटे 15 मिनट में आपसे पर्चा नहीं होगा, बता दूं। ये जो हाथ छुपा के बैठे हुए थे सारे के सारे, ओके? ये जिन्होंने हाथ खड़े किया और गलत जवाब दिया, पास होने वालों में से ही है, ठीक है? गलत जवाब वाले भी, जिन्होंने कहा कि नहीं जी हमारे ख्याल में 80 है, वो भी पास होने वालों में से हैं, बिकॉज वो किसी डिसीजन पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। जिन्होंने हाथ ही नहीं खड़े किए वो यहीं पे बैठे रह जाएंगे, तो अगली बार फिर कहेंगे हाँ समझ आ गई। ओके, लीव इट। सुने, अब जवाब सबका ही गलत है। इधर देखें, अगर हमें फेयर वैल्यू दोनों एसेट्स की गिवन है, क्या मतलब? मार्केट से खरीदने जाओ तो जो हम नया एसेट खरीद के लाए हैं वो कितने का मिलता है? 80 का। और मार्केट में अगर पुराना एसेट बेचने जाओ तो जो हमारे पास है वो कितने का बिक रहा है? अब आप कहते हो 80 जमा 60 कर लें, 140 है, ठीक है? मैं कहता हूं नहीं, 80 जमा 60 क्यों करें, हम 50 जमा 60 क्यों ना करें? आपने कहा ये क्या बात हुई? सॉरी 80 जमा 60 नहीं, बल्कि आप
80 जमा 60 वाले तो बिल्कुल ही गड़बड़ कर गए ना, ठीक है। फेयर वैल्यू ऑफ न्यू कॉस्ट में आनी थी ना, ठीक है। कुछ ने कहा जी 80 कॉस्ट है, मैं कह रहा हूं तुम कहना चाह रहे हो, अब लफ्ज पे गौर करना, ये इसका मतलब क्या होता है, ये एसेट हमें कितने में पड़ा, ये एसेट हमें कितने में पड़ा, ये एसेट हमें, जल्दी बैठो यार, ये कैमरे के आगे वाले घूमते रहते हो, ये एसेट हमें कितने में पड़ा। अब दोबारा 30 सेकंड सोचें और मेरी बात का जवाब दें। 30 सेकंड है। अब वहां पे फिगर वो लेके जानी है जिसका मतलब हो कि ये एसेट हमें इतने का पड़ा है। हाँ 50 और 60 जो मैंने इकट्ठा कर दिया तो 110 तो आपने कहना ही है, खुद नहीं सोचा। अब गौर से सुने ये बात, आप मुझे ये बताएं जो नया एसेट आपका आया है उसको अपने पास लाने में आपका क्या कुछ गया। आपकी जेब से 60 रुपए भी गए, आपका पुराना एसेट भी गया, ये दो चीजें गई हैं। अब 60 तो नजर आ रहा है कि ये कैश हमने फोरगो किया, लेकिन जो 50 वो क्या है, अबे 50 भी फोरगो किया आपने। क्या मतलब, अगर आप इस एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन में अपने पुराने एसेट की कुर्बानी ना देते, मार्केट में बेचते, तो ये कितने का बिकता। आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर सिनेरियो 1, अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू गिवन हो, अगर फेयर वैल्यू, ये गिवन लिखने की कोशिश की थी मैंने, अगर फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू इज गिवन, तो फिर आप कॉस्ट ऑफ न्यू निकालने के लिए फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड में प्लस माइनस कैश की एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आपने क्या दरअसल खोया है नया एसेट पाने के लिए, अपना पुराना एसेट जो आज 50 का है और अपने जेब के 60 रुपए। तो इसका मतलब 80 इज नॉट योर कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट। आपको ये नया एसेट 80 का पड़ा है, आपको ये नया एसेट अपने पास लाने के लिए 80 रुपए नहीं खर्चने पड़े, आपने 60 जेब से दिया है और आपने अपना पुराना 50 वाला एसेट भी कुर्बान किया है। तो नया एसेट आप तक आया 110 रुपए में, ना के 80 रुपए में। यानी आपने यहां पर लिखा कितना फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस मजीद कैश पे किया कितना 60, द आंसर इज 110। यहां पे आपने लिखा 110, ठीक है। आप गए ना किसी के पास, कहा यार ये वाला एसेट दे दो हमें, उसने कहा ठीक है, ऊपर लिखा हुआ था 80 रुपये। हमने कहा यार 80 तो नहीं है हमारे पास, हमारा पुराना एसेट रख लो। उसने यूँ करके आपको पुराना एसेट देखा, देखे कहा ठीक है ये बंद कर लो इसको। उसने यूँ आपको पुराना एसेट देखा, आप पुराना एसेट देखे कहा ठीक है मेरे हिसाब से ना आपका ये पुराना एसेट 20 रुपये का है, 20 रुपये का, तो आप 60 रुपये और दे दो। तो खुदा का खौफ करो अल्लाह के बंदे, ये 50 रुपये का मार्केट में बिक रहा है, तुम इफेक्टिवली मुझसे 110 रुपया ले रहे हो अपने 80 वाले एसेट का। नहीं लेना तो ना लो, जाओ। तो हमें भी पता है कि हमें कहीं मजबूरी होती है तो ऐसी ट्रांजैक्शन बन रही होती है ना मार्केट के अंदर, उसी के पास एसेट पड़ा होगा लेट से जो हमें चाहिए, हम लेने गए, वो हमारे 50 वाले एसेट की 20 वैल्यू लगाकर अगर 60 रुपये मांग रहे हैं तो मांग रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। बात समझे हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों की फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है, सिनेरियो 1, अगर दोनों की फेयर वैल्यू सवाल में गिवन है तो आप क्या करेंगे, एक्शन रिक्वायर्ड, इधर देखें, आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकालने के लिए ओल्ड की फेयर वैल्यू को लेंगे, न्यू की फेयर वैल्यू को
तर्क कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपने एग्जाम्पल बनानी है। ये सिनेरियो 1 है, यही सबसे मुश्किल था, इसके अलावा कोई मसला नहीं है। ओके, इसके अलावा बस 2 मिनट की बात है आगे। इधर देखें, ट्रांजैक्शन में पूरी कर देता हूं। ये बन गया 110। 80 में नहीं पड़ा हमें नया एसेट, सोचो ना, अब लॉजिकल सी बात है। 80 में नहीं पड़ा हमें, 110 में पड़ा है। हमने 60 भी दिया और 50 वाला एसेट भी दिया है। जालिम ने हमें लूट लिया है, कोई बात नहीं, खैर है, अल्लाह मालिक है। अल्लाह पूछेगा उसको, मरना तो है ना उसने भी। बताओ बताओ कितना? 10 किस तरफ बोल दो, मर जाओ बोल दो। हाँ, वो स्टिल हमें गेन हुआ है, स्टिल हमें गेन हो गया। चले माशाल्लाह। थोड़ा सा कैश कम कर लें तो लॉस भी हो सकता था। ये गेन मैंने क्यों कह दिया जी, आज ट्रांजैक्शन में आखिरकार गेन आ ही गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू इज गिवन, और ओनली फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड इज गिवन। में मसला ही नहीं, पुराने की फेयर वैल्यू हो या दोनों की फेयर वैल्यू हो, हमारे लिए रेलेवेंट क्या है, पुराने की फेयर वैल्यू। ठीक है, ओके जी, सिनेरियो 1 की समझ आई है। अब सिनेरियो 2 की बात करते हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारा डाटा गिवन है, मैंने डाटा जानबूझ के चेंज कर लिया, वरना आप कंफ्यूज होने लग जाते हैं एक ही एग्जाम्पल के ऊपर। अगर आप ये तीनों सिनेरियोज को देखने लगें तो ज़रा फिगर्स बदल जाएं तो बेहतर फील करते हैं। ये मैंने एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन नंबर 1 के लिए जनरल एंट्री पास कर ली ना, ठीक है। अब नंबर 2 का सिनेरियो, एंट्री तो एक्सचेंज की है ना, वो तो वही रहनी है। एसेट न्यू की कॉस्ट से एसेट ओल्ड की कॉस्ट से और कैश, ठीक है। आप देखें इधर, ये सबने नोट कर लिया तो अगला नहीं नोट करना है, आपके लिए नहीं लिख रहा, पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, वो खुद से लिखेंगे जी। एक सिनेरियो ये भी है, डाटा तो सब गिवन है। एसेट अकाउंट एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट कर दिया हमने, एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट 350 है, कैश कितना पे कर रहे हो 200, ये सब डाटा तो गिवन था। अगेन टांग यहाँ पे आके रुक गई, टूट गई। ये एसेट कितने का पड़ा है ये देखने आए तो पता लगा फेयर वैल्यू ऑफ ओनली
न्यू एसेट इज गिवन। लो जी, ये भी एक सिनेरियो बन गया, इंडिपेंडेंट सिनेरियो, पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है। ये भाईजान कर दें मैसेज, फिर मसला हो रहा है एज यूजुअल, रोजाना ही ये मसला होता है जी। फेयर वैल्यू नए की गिवन नहीं है, तो क्या करें, क्या करें, क्या है? हाँ जी, अब तो फिर बस आपको नहीं पता ना कि आपके जानने वाले एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी थी कि आप कहेंगे मैंने ये एसेट इतने का खोया है, वो बस जितनी दुकानदार ने लगा दी, कीमत लगा दी, उससे कैश पेड की फिगर आप निकाल सकते हैं, या कॉस्ट ऑफ न्यू मिसिंग हो तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। आपने यहाँ पे क्या लिखा? 800 जी। किस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है? राइट साइड पे, फिर भी गेन। वाह भाई वाह, डेप्रिशिएट ज्यादा कर रहा हूँ ना अगर मैं एसेट को जरा, इसलिए गेन आ रहा है जी। ये नहीं समझ आई? शक्लें क्यों नहीं? ठहरो, क्या बेटा? मार्केट प्राइस, अब पेपर छोड़ के मार्केट में चले जाओगे? मार्केट प्राइस सही है, दिस फेयर वैल्यू नहीं, दिस इज फेयर मार्केट वैल्यू। कहता ये लिख देना सर, और फेयर मार्केट वैल्यू भाई, फेयर। पेपर छोड़ के मार्केट चले जाओगे, एसेट उठा के, पर्चे में एसेट आया उठा के चले जाओगे, हे यार ये एसेट कितने का बिकेगा, प्लीज यार ओल्ड एसेट है ये, जब तक नहीं पता मैं पेपर में नहीं पास हो सकता। भाई फेयर वैल्यू सिर्फ ये नहीं कि पर्चे में गिवन नहीं हो सकती, ऐसा भी होता है कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनकी फेयर वैल्यू आप डिटरमिन ही नहीं कर सकते, उनकी मार्केट ही नहीं है, मार्केट है ही नहीं। वो जो एसेट आपके पास है उतनी यूनिक नेचर का एसेट है कि उसकी को मार्केट है ही नहीं। आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जो एंटीक गाड़ी है, अब वो कुछ शौकीन आदमी तो आगे खरीद सकता है, पर उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होगी। तो अगर उसकी असल कीमत 10,000 है, आप उसको 10 लाख की भी बेच सकते हो शौकीन आदमी को, तो मार्केट वैल्यू तो ना हुई ना। तो मार्केट वैल्यू नहीं है तो नहीं है, बस ठीक है जी। तो अगर नहीं है मार्केट वैल्यू तो फिर तो सादा हो गई बात। आपका एसेट जो नया आया है मार्केट में, उसकी क्या वैल्यू है? वही उस नए एसेट की कॉस्ट है। सबसे हटके यही था, पहले करवा दिया आपको, वो परेशान कर रहा है उल्टा। नहीं, अब तो सब सिंपल है। ये सबसे मुश्किल सिनेरियो था, तो बिल्कुल सिंपल है। नए एसेट की कॉस्ट क्या है? जो उसकी मार्केट में वैल्यू है। नए एसेट की कॉस्ट क्या है? जो उसकी मार्केट में वैल्यू है। बात समझ रहे हैं जी? तारिक, सवाल है? वो भी बताता हूं भाई, पुराना डाटा ना उठा लिया करो, हार्ड डिस्क में पड़ा रहने दो उसको। बेटा अभी सब्र कर जाना यार, मेरा तीसरा सिनेरियो तो आने दे यार, खुदा के बंदे। अभी तक समझ नहीं आई? अच्छा आ जाती है क्योंकि तुम कुछ और याद, ये भाईजान रोज देखो बच्चे भी कह रहे हैं, अवाम भी है ना। तो कैश क्यों पे किया है? नया एसेट लिया है, पुराना दिया है, इसलिए कैश तो पे करना पड़ेगा ना। ट्रेड इन अलाउंस है, ट्रेड इन अलाउंस है। हमारी किताबों में एक वैल्यू आ रही थी 150, उसने शायद उसकी वैल्यू लगाई है 600। चलो थोड़ा सा बदलते हैं और बात समझ आए। इस कैश पेड को मैं बदल रहा हूं, प्लीज इस कैश पेड को बदल रहा हूं थोड़ी सी बात समझाने के लिए। नया एसेट खरीदा है, 600 पे करना पड़ा, समझिएगा आप, ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, लॉस भी तो हो थोड़ा सा। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने पुराना एसेट दिया, नया एसेट लिया, आप गए, आप याद करें ना, आप तो ये नॉर्मल केस में आ गए। ये तो वो नॉर्मल केस है जहां से हमने सीखा है इस बात को, यही तो हम काम कर रहे थे। हमने जाके अभी सेंटर में देखा मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी, हमने कहा वो 50,000 वाला दे दो, उसने कहा अच्छा 50,000 दो। हमने कहा ये 3310 भी रख लो। अब हमारी नजर में 3310 की वैल्यू थी 150, उसने रख लिया 200 में। तो ये है ट्रेड इन अलाउंस,
मतलब मैं अगर लिखना चाहूं इस ट्रांजैक्शन में जो मैंने छुपाया हुआ था, ट्रेड इन अलाउंस इज ₹200, तभी तो 800 वाली चीज से वो 600 लेकर राजी हो गया। तो हमें 50 का गेन होना है यहाँ पे। तो ये तो नॉर्मल है। ये वो केस है जिस केस में हम अभी तक सीख रहे थे। अगर एक्सचेंज कल तक समझ नहीं आई तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा, मतलब सिर्फ आपको कॉस्ट ऑफ न्यू में ये समझाने के लिए सारी बात कर रहा हूँ, वरना तो अभी तक नॉर्मल सिनेरियो चल रहा था। नया एसेट कितने का है, वो जिसके ऊपर लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी 800 का है। आपका 3310 कितने का खरीदा था, 500 का। आज कितने का हो गया है, 150 का। आपने कहा जी 800 वाला मोबाइल दे दो या मेरा मोबाइल रख लो। उन्होंने कहा यूं देखा, देखो देखा, ठीक है मेरे हिसाब से 200 का है। कभी ज्यादा भी वैल्यू लग सकती है, हमेशा कम ही लगनी है। आपके हिसाब से 150 का है, उसने 200 लगा दिया तो क्या कहोगे, नहीं 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 मेरे हिसाब से 150 का, इससे कम करो। ट्रेडिंग अलाउंस इज वैल्यू असाइन्ड बाय द शॉपकीपर टू आवर ओल्ड एसेट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अलाउंस 200 था, तभी तो वो 600 में राजी हुआ। मैंने ट्रेडिंग अलाउंस छुपाया हुआ था, मैंने सब कुछ दे दिया, क्योंकि इस वक्त मेरा कंसर्न जो है वो कैश पेड की फिगर नहीं है। कंसर्न मेरा कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकालना है। तो उसके डिफरेंट सिनेरियोज बता रहा हूं, बात समझ आई है अब? हाँ जी बेटा, बेटा वो ट्रेड इन अलाउंस है, वो वैल्यू है बिल्कुल, पर वो मार्केट वैल्यू नहीं है। वो दुकानदार ने उसकी वैल्यू लगाई है, हो सकता है उसने कुछ प्लस माइनस कर दिया हो। तो जब तक लफ्ज फेयर वैल्यू ना हो, मैं ट्रेड इन अलाउंस को फेयर वैल्यू नहीं कहूंगा। ट्रेड इन अलाउंस को नाम भी इसलिए स्टार्ट में दिया था, वैल्यू असाइन्ड बाय द शॉपकीपर टू आवर ओल्ड एसेट। ओके, बहरहाल इस वक्त कंसर्न ये है ही नहीं, इस वक्त कंसर्न है एसेट की, नए एसेट की कॉस्ट। तो बहुत सिंपल बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी भी तरह से फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड पे पहुंचे, ये बात लिख लें। अगर समझ नहीं आ रही तो कुछ बच्चों को तो ये बात लिख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सवाल में किसी भी तरह से ओल्ड की फेयर वैल्यू पे पहुंचेंगे। मैंने सिर्फ इतनी सी बात की है कि अगर सवाल में खुदा ना खास्ता ओल्ड की फेयर वैल्यू हो तो उसके साथ ये करना है, नहीं हो तो शुक्र पढ़ना है कि नहीं है, उसको ढूंढने नहीं लग जाना, पर्चा छोड़ के मार्केट में नहीं जाना। और बेटा आपने भी यहां पर खुद से 200 को मार्केट वैल्यू नहीं कहना, वो ट्रेडिंग अलाउंस है। वैसे तो वो भी मैंने छुपाया हुआ था। ठीक है, तो सिनेरियो समझें, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इज गिवन और इज नॉट गिवन। ठीक है, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इज गिवन तो आप उसको कंसिडर करो, इज नॉट गिवन तो पर्चे में ही बैठे रहो, मार्केट में मत जाओ। और ट्रेडिंग अलाउंस को फेयर वैल्यू मत कहो। जैसे गिवन था उठा लिया था, जैसे गिवन था उठा लिया था उसको, जैसे नहीं गिवन अब छोड़ दिया उसको, बस डेटा गिवन होने की बेस है। ठीक है, मार्केट वैल्यू आपको गिवन है ओल्ड की, तो आपने उसको यूज करके एड लेस कैश करना है। और अगर मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है तो इसका मतलब वो डिटरमिन नहीं हो सकती थी, तो आपको नहीं गिवन है। तो आपने फिर क्या करना है, जब गिवन ही एक है फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, तो इसको उठा लिया। चलें जी, गेन फिर भी 50 का आना है, बोले 50। ये 50 का गेन कैसे आ गया, ऐसे नहीं बेटा जी। ट्रेड इन अलाउंस हमने लगाया था 200, उसने कीमत लगाई थी। ठीक है, हमारी किताबों में वो 150 में पड़ा था, तो उसने 200 का रख लिया उसको, तो फिर हमें 50 का तो फायदा ही होना था। बहरहाल चलें छोड़ें, ये तो बात नहीं थी रेलेवेंट। सिनेरियो 1, इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन, तो हम कैश पेड किस में ऐड करते हैं, ओल्ड की फेयर वैल्यू। असल में हमें यही सबसे मुश्किल सिनेरियो था, आपने इसको मुश्किल बना लिया। ये तो नॉर्मल है, जब फेयर वैल्यू नहीं है ओल्ड की, अल्हम्दुलिल्लाह न्यू की है, हाँ जी है, ले लें उसी को, कॉस्ट है वो। ये सबसे सिंपल सिनेरियो है, ये नॉर्मल सीखा था। एक और अब नॉर्मल सिनेरियो, एग्जाम्पल नंबर 3, कॉस्ट है एसेट की 300 रुपये, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है एसेट की 150, नहीं 250, ये रह गया 50 पर, बुक वैल्यू इसकी है 50। ओके, नाउ हम एक्सचेंज करने गए मार्केट में, तो
उन्होंने बताया ये एसिड तो है, भाई बताया नहीं, असल में ना सवाल में गिवन नहीं, न्यू की भी फेयर वैल्यू नहीं गिवन। हमने कहा अच्छा चलो अच्छी बात है, अगर ओल्ड की ही मिल जाए तो हमें वैसे ही पता है। हमने कहा अच्छा सवाल ज़रा बताना फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसिड गिवन है। उन्होंने कहा नहीं। हम परेशान। हमने कहा अच्छा चलो कैश पेड कितना है नए एसिड को जो लेने गए हैं? 500 पहले तो नहीं लिखा हुआ। ओफो, यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड तो लिखना ही भूल गया। यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड, यहाँ पे जी क्या एक्शन रिक्वायर्ड था जी? जब न्यू की फेयर वैल्यू गिवन है, ओल्ड की नहीं गिवन, तो फिर इधर देखें, फिर वही फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड क्या है? कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड ही क्या है? 800, यानी वही फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू इज द कॉस्ट ऑफ। ये तो सिंपल है, सबसे सिंपल है। लें जी, तीसरा सिनेरियो आ गया। असल मसला तो है एंट्री करनी है, और एंट्री करने के लिए मेरी स्पीड एकदम ही स्लो हो गई, इस पे टाइम लग रहा था। मैंने कहा चले सुकून से लगा लेते हैं टाइम। एंट्री तो करनी है, और एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन की एंट्री तो यही होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, एसेट न्यू की कॉस्ट से डेबिट, और पता नहीं इस दफ़ा क्या होगा, एसेट ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट। आपको समझाया था कि एंट्री पहले लिख लिया करें, ठीक है। सिनेरियो 3, जो डाटा गिवन है वो तो लिखें। ओल्ड की कॉस्ट गिवन 300, एक्यूमुलेशन गिवन 250। कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे, कॉन्सेप्ट और सिखा रहा हूं ना, असल ये सब कुछ सीखा हुआ है हमने, ठीक है। कैश कितना पे किया? 500। अब आप आए, आपने देखा, इधर देखा, उधर देखा, दाएं देखा, गायें देखा, भैंस देखा, आपको कुछ नहीं दिखा। आपने कहा अब क्या करूं? मेरे पास देखो, मेरे पास ओल्ड की बुक वैल्यू होती तो मैं प्लस 500 करता, मेरे पास नए की कॉस्ट आ जाती। चलो ना थी तो नॉर्मल वाला केस ही आ जाता, बुरा केस ना करता, वो नॉर्मल वाला हो जाता। मुझे नए की फेयर वैल्यू मिल जाती, मैं कैश को कहता तू चल सैडते हो, कॉस्ट इज अवेलेबल, उठा के लिख लेता। लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी, आज तो दोनों फेयर वैल्यूज गिवन, तो अब क्या करें? ट्रांजैक्शन नहीं करते। नहीं, एक ऐसी चीज है जो बहरहाल हमारे पास है, जरा बताओ देखकर। ये तो हमारी अपनी किताबों की वैल्यू है, तो मरता क्या ना करता, आपने कॉस्ट ऑफ न्यू एसिड कैसे निकालनी है? इधर देखें, आपने कहना है जी बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड तो अपने घर की कहती है ना, प्लस माइनस कैश। तो बताएं जी कितनी है बुक वैल्यू? 50। कैश कितना पे किया है तो प्लस, ठीक है जी, 550 है आपके नए एसिड की कॉस्ट। दिस इज सिनेरियो 3, एक्शन रिक्वायर्ड। अगर ये सिचुएशन आ जाए, ये सब कुछ हम ब्रैकेट में कर लिया करेंगे, ये बस आज नोट कर लेंगे, अभी इसकी हेडिंग बनवाता हूं, ठीक है। इधर देखें, ये क्या आ गया जी? 550 जी। क्या प्रॉफिट लॉस? हो, ये पता लगा कि अगर तीसरा सिनेरियो होगा, देयर विल बी नो गेन नो लॉस, देयर विल बी नो गेन। और इस ट्रांजैक्शन को ना अकाउंटेंट्स टेक्निकली स्पीकिंग कहते हैं द ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। फिर कभी बता दूंगा ये क्या होता है, फिलहाल सिर्फ गुजारा कर लो कि ये बात थी। फिलहाल तो मैंने यहां पर ये रूल लिखना है ना। इधर देखो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ
बोथ ओल्ड एंड न्यू इज नॉट गिवन। अब देखो ना, आपको भी ये बात समझ नहीं आ रही थी अभी, यार ये क्या तुक हुई कि नया एसेट है और उसकी फेयर वैल्यू ही नहीं है। तो ट्रांजैक्शन जिनमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं होता, ऐसे मामला हो जाया करते हैं। बहरहाल दिस इज वेरी रेयर। ओके, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू इज नॉट गिवन, तो हमारे पास अपनी बुक वैल्यू तो है ना, हम उसको ऐड कर लेंगे। और गेन लॉस इस ट्रांजैक्शन में नहीं आया करेगा, बिकॉज इसका मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। ये कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है, फिर कभी जरूरत पड़ी तो समझा दूंगा, ना पड़ी तो बस ठीक है, FAR 1 में जरूरत पड़ेगी थोड़ा समझने की। अब असल तरतीब तो क्या थी नोट करने की, अगर साथ साथ ना किया होता तो सुन लें, वैसे तो जैसे भी कर लेंगे अब ठीक है। आप लिखते टॉप पे सिनेरियो 1, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू इज गिवन, आगे एग्जाम्पल लिखते, यहां तक लिखते आते, ठीक है जी। उसके बाद आप जर्नल एंट्री करते उसके नीचे, फिर अगला केस शुरू करते, उसके ऊपर हेडिंग देते सिनेरियो 2, फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन, फिर एग्जाम्पल लिखते, यहाँ तक लिखते आते, थोड़ा सा लिखते हुए नोट कराते हुए, मैं लिखते हुए तो थोड़ी तरतीब और चल रही होती है, सोच के मैं आता हूँ 10 मिनट में समझानी है बात, लेकिन दिल ही नहीं भरता, बंदा बताता रहता है, आपको फिर फायदा भी हो रहा होता है, तो चलो, तो ऐसे फिर वो प्लानिंग थोड़ी चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ 1-2 मिनट में नोट तो हो सकता है अगर आप रुक जाया करें तो, लेकिन आप लोग नहीं रुकते तो कोई मसला नहीं, अब उसको जैसे भी नोट किया है इस सब के ऊपर एक हेडिंग बना लें, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इन केस ऑफ एन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट of new asset, determination of cost of, ये देख लें डिब्बे किस पे लगे हुए हैं, तीनों सिनेरियो। मेरा असल में तो फोकस ही इसी पे रहा है, मैंने तो बाकी कुछ हर फिगर आपको गिवन थी, रिडक्शन क्या है, कैश क्या है, उसने कुछ नहीं सोचा, सिर्फ इसके ऊपर हमारा ध्यान था। तो यही हम आज सीख रहे थे, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इन केस ऑफ an exchange transaction, in case of an exchange transaction। ब्रैकेट में लिख लें 3 सिनेरियोज, ये ना किताबों में 4 करके लिखे हुए हैं, इधर देखें, पहले सुन लें, हम 3 ही रखते हैं, जब कंफर्टेबल है 3 ही रखते हैं। 4 क्या है, इधर देखो, फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड इज गिवन, तो क्या करोगे, ओल्ड प्लस माइनस कैश। आगे लिखा हुआ है दूसरा सिनेरियो, फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू इज गिवन, फिर भी ओल्ड। तो ये 1 और 2 सिनेरियोज किताबों में अलग नजर आते हैं, कभी नजर आए तो परेशान ना होना, बात समझे हो। लिखा होता है फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड इज गिवन प्लस माइनस कैश, ओल्ड में ही, तब भी ओल्ड, वो तो चाहिए ही ओल्ड थी। आगे कहता है फेयर वैल्यू ऑफ बोथ ओल्ड एंड न्यू इज गिवन, तो न्यू को कांटा और, ठीक है। तीसरा सिनेरियो, बोलो, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू इज गिवन ओनली, मजबूरी है, वही उसकी कॉस्ट। और चौथा, दोनों भी नहीं, हमारे ये 3 ही ठीक है ना, 3 में कंफर्टेबल है, हमें बस याद रख लिया कि ओल्ड की बुक वैल्यू ये हमने लेनी है, सॉरी ओल्ड की फेयर वैल्यू हमने लेनी है। अगर सिर्फ ओल्ड की है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 2 है तो इन्ना लिल्लाह, एक काट देंगे, न्यू की और ओल्ड की बुक वैल्यू ले लेंगे। और अगर सिर्फ न्यू की है, मजबूरी, ठीक है, फेयर वैल्यू उसी की कॉस्ट है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आज से पहले आपने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ये क्या बात हुई कि आने वाले एसेट की कीमत की बजाय हम जाने वाले एसेट प्लस माइनस कैश पे जो है उसको कर लें। असल में हमें पड़ा कितने का है, क्वेश्चन ये, ठीक है। और चौथा सिनेरियो ये, बहरहाल ये 3 सिनेरियोज हैं, जल्दी से इनमें से कुछ नोट करना है तो कर लें, 2 मिनट नहीं 1 मिनट है, साथ साथ नोट किया आप लोगों ने इसलिए 1 मिनट, ना किया तो 3-4 मिनट देता। वैसे मैं रुकता रहा हूं, पॉजेस लेता रहा हूं, तो पहले 2 सिनेरियोज तो नोटेड ही हैं। अभी इधर लिखूंगा सवाल,
इसलिए मैं शुरू से करता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं इस तरह करके देखता हूँ, तो इधर वाले बच्चों को वैसे ही नज़र नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ शुरू करूँगा ना तो तकरीबन ही हाजी साहब से आगे नज़र आना शुरू ख़त्म हो जाएगा, वो एंड तक तकरीबन, जिससे अभी तो छोटा था, तो लिखते हुए छुप जाता था। तो वो बस ऐसे ही एंड पे थोड़ी सी बात हो गई है। अब इधर आ जाऊँ, मेरी रूटीन यही है, पहले वो वाइट बोर्ड की, अगर मैं यूँ करके लिखा करता तो मैं इधर से शुरू करता, क्योंकि फिर ज़्यादा देर तक फ्रंट नज़र आता। नहीं राइट से लिखता हूँ, पर यूँ खड़े हो, यूँ लिखूँ ना तो मैं यूँ टेढ़ा टेढ़ा लिखता। कभी देखो इधर से नोट करने लगूँ तो यूँ हो जाती हैं फिगर्स में, नहीं लिख सकते। हाँ, कौन से टेस्ट में? आडू में सिर्फ इंटेंजिबल था, यहाँ पे हमारा फिक्स एसेट था दूसरा आईसी, वहाँ पे अमोर्टाइजेशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की फर्क क्या है? ये बच्चा कौन है? ये नहीं, जो पीछे वाला बच्चा वो कौन है? बड़ा है ये, और बड़ा हो गया जी। अब यहाँ पे एक बड़े ग्रुप के अंदर जीएम फाइनेंस है, तस्वीर बना रहा था, वो बाहर हमारे दोस्त वही हैं जो पहले से थे, छोड़ा नहीं, सीए करने के बावजूद दोस्तों ने छोड़ा नहीं। अच्छा जी, आप जरा भाई साहब, मैंने कहा था हैंडआउट दे दें मुझे कल वाले लेक्चर। कहाँ ये इतने ढेर सारे? नहीं, कल वाले लेक्चर। अब मैं ये दूसरा सवाल नहीं करवा रहा, वैसे मैं सिनेरियो ज़बानी बता के ऐसा पढ़ दूँ। मैं आपको सिनेरियोज ज़बानी समझाता और इन सवालों को, ये सवाल करते हम आई कैप का, ये जो माशाल्लाह से 6 नंबर का आया हुआ है, ये 6 नंबर नहीं हमने सिर्फ तैयार किए, इससे ज़्यादा तैयार किए। उसकी वजह, पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आए, अकमल ब्रदर्स, उसमें मैंने एक फिगर आपको लिखवाई थी, अब आपको सब पता लग रहा है। ओपनिंग पहला पॉइंट हो गया था जी। सेकंड पॉइंट क्या होना है, हो गया था, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की बात भी हो गई थी। कोई कंफ्यूजन उसमें कोई कंफ्यूजन? थर्ड एडजस्टमेंट, अब जरा ध्यान से सुनना सब, अब आप लोग मास्टर हो गए। अब वो अलग से सवाल पूछे इस कॉन्सेप्ट का, चाहे इस तरह से बीच में टेस्ट कर जाए, अब आपको मारनी पड़ेगी, ठीक है? जो मार पड़नी थी वो पड़ गई एक आध दिन ट्राई करने में, जिन्होंने की ट्राई, अभी जो है हमने समझ भी लिया इसको अच्छे तरीके से, ठीक है? अब इनका सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि वो आपकी बुक में नहीं है। पहले दे देता ना तो उसी वक्त से आप बगैर सोचे कुछ ना कुछ डिसाइड करके आगे होते, तो आपका दिमाग पेपर में नहीं चलता। फिर मेरा मकसद आपके दिमाग को पेपर में चलाना है, जैसे भी हो। वो टेस्ट में आपकी पिटाई करके किया जाए, वो क्लास में ऐसे सवाल दे दीजिए जिनका सोल्यूशन आपके सामने ना हो इजी एक्सेस में। मुश्किल से तो बता दिया था, FAR 1 का पुराना सवाल है, उठा भी सकते थे कोई जाकर, हाई कैप का सोल्यूशन देख सकते हैं आप लोग जाकर, बेशक देखें, ठीक है? बहरहाल दरवाज़ा खोल दिया। मैं शुरू दिन से आपके साथ एक बात, बहुत स्ट्रेस दे रहा हूँ एक बात पे, कि सोल्यूशन, ये जो उंगली रख के सवाल करते हैं, इसकी मोहताजी जब तक नहीं छोड़ेंगे आपके पास होने के चांसेस इतने नहीं हैं। वो एक आधा पेपर हो जाएगा, चलो शायद इंट्रो है, कहीं ना कहीं उसने आपको पकड़ ही लेना है और लम्बे डाल लेना है, और ठीक है? तो एक बात याद रखें, आप जब भी सवाल करें, वो होमवर्क का हो, वो टेस्ट का हो, जो भी सवाल हो, मैं क्लास में कहता हूँ कभी कभी 5 मिनट में करो सवाल, उसमें तो जैसे उसमें सोल्यूशन नहीं होता, आप यूं समझा करो सोल्यूशन है ही नहीं। एक बार गलत सवाल कर लिया करो, एक आधा सफा आया होगा, 6 महीने बचेंगे, और आपको वो, आपका दिमाग अभी से चलना शुरू हो गया, फिर FAR 1 क्या, FAR 2 क्या, फाइनल क्या, BFD क्या, सब कुछ चलता जाएगा। बात समझिएगा, बात समझिए, नहीं तो
वही लाइन के बेगर्स बने रहेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू, बल्कि ऊपर वापस आए, सॉरी। ऑन एकम जुलाई 17 अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40, अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 40, ये कॉन्सेप्ट ICAP ने अपनी हिस्ट्री में क्वेश्चन में पहली बार टेस्ट किया था। स्प्रिंग, ये सितंबर 5 में 2018 में, सितंबर 2018 में, और उससे पहले मार्च 2018 के अंदर ये फुल फ्लेज क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट से दिया था। ये कंसेक्टिव अटेम्प्ट्स में दोनों सवाल आए हुए, ठीक है, पहली बार। इससे पहले कभी भी इस तरफ ICAP का ध्यान नहीं गया था, ठीक है। बहरहाल उस्ताद तो सब कुछ पढ़ाया करता है, ICAP का ध्यान किसी वक्त किसी भी तरफ चला जाया करता है, इसलिए हर वो चीज जो क्लास में डिस्कस हुआ करे वो इंपॉर्टेंट होती है। पर्चे में ना आना कोई उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं कर देता। जो चीज सिलेबस में है वो नहीं आई हुई तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो किसी भी वक्त आ सकती है, उसकी एग्जाम्पल भी मौजूद नहीं होती, ठीक है। ओके, अब अंडरलाइन कर लें फेयर वैल्यू ऑफ 40, ठीक है। अच्छा, अब सुनो फिर दोबारा। ऑन एकम जुलाई 17 अ मशीन हैविंग, हमारे साल में दरमियान में, अ मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑन दैट डेट, उस दिन जो मशीन 40,000 की थी, वॉज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन, यानी ये पुरानी मशीन है हमारी जिसको हमने नई मशीन से एक्सचेंज किया है, तो ये पुरानी की उसने क्या दे दी हमें, फेयर वैल्यू। आगे बढ़ो। द बैलेंस ऑफ परचेज प्राइस वॉज पेड थ्रू अ चेक ऑफ 80, ये 80 क्या है, कैश पेड। द लिस्ट प्राइस ऑफ द न्यू मशीन वॉज, अंडरलाइन करो, लिस्ट प्राइस मतलब क्या है, वो जो ऊपर टैग लगा होता है, यानी फेयर वैल्यू। 130 को अंडरलाइन करके लिखो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, और 40 को अंडरलाइन करके लिखो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड। आप सिनेरियो सारा समझ आ चुका है हमें, ठीक है। आगे कहता है द ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 65,000 ऑन एकम अक्टूबर 15। भाई उसको तो कॉस्ट को क्रेडिट कर लोगे, और डेप्शन रेट गिवन है, डेट ऑफ परचेज गिवन है, एक्यूमुलेट डेप्शन भी निकाल लोगे, कैश पेड 80,000 भी लिख लोगे। कॉस्ट ऑफ न्यू में आपका दिल कह रहा था पहले, आज से पहले तक कितना, 130 जाएगा, लेकिन आज के बाद अगर दोनों की फेयर वैल्यू आ जाए तो हमें ये एसिड कितने में पड़ा, क्यों, हमने 80 पे किया और 40 वाला एसिड साथ दे दिया। कभी कभी हम भी ऐसे कर सकते हैं, हम भी उसको, हम बार्गेनिंग पावर में ज्यादा स्ट्रांग हो, हमें गेन हो रहा है, ठीक है। अभी हमें नुकसान हुआ था, अभी जब हम गए थे तो उसने कहा था बस ठीक है लेने थे, ठीक है जाओ। यहां पे ऐसी बात नहीं हुई, तो बात समझ आ गई। तो 130 को काट दें, अंडरलाइन किया हुआ था ना, अंडरलाइन करके लिखा था आपने फेयर वैल्यू ऑफ न्यू, काट दें, इररेलेवेंट है, क्योंकि हमारे पास सवाल में आज फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन है। तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड के ऊपर लिख लें 40 प्लस 80,000 इज इक्वल टू 1। तो ये मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इसको 120 कर लेना। अब सवाल तो बाकी सारा हो जाना चाहिए था ना, एक्सचेंज के तो 3 सवाल किए थे, तो आपको ये सवाल करना चाहिए था घर पे। ये कहा था कि इसको कॉस्ट को 120 लिख लेना और सारा सवाल कर लेना, पर नहीं। बहरहाल अब इस सवाल को लिखें, होमवर्क नंबर 1 लिखें। होमवर्क में अकमल ब्रदर लेक्चर 10 क्वेश्चन 1 क्लास वर्क वाला अकमल ब्रदर होमवर्क 1 है, लिखें। कल आपने कहना है फिर होमवर्क नहीं दिया तुझे। अगला क्वेश्चन मैं ज़बानी पढ़ रहा हूं, उसके ऊपर भी होमवर्क लिखें, क्योंकि उसमें कुछ नहीं बचा अब। इसके सॉल्यूशंस, ICAP के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में कुछ और क्वेश्चंस भी मैं देना चाह रहा हूं, उन पे काम कर रहा था, बुक में नहीं डल सके इस दफ़ा, लेकिन FAR 1 के अच्छे सवाल हैं, वो मैं काम कर रहा था लेकिन काम मुकम्मल नहीं हुआ, तो वो भी मेरे पास हैं। काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो आपके इन हैंडआउट्स पे भी लिखे हुए मिलेंगे, शायद इन्हीं में कुछ ऐड भी करें जो आज आपके पास हैंडआउट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह मज़ीद क्वेश्चंस ऐड कर लूँगा मैं एक बुकलेट की शक्ल में, वो कोई 4-5 सफ़ों के ऊपर 6 सफ़ों के ऊपर आ जाएंगे, क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस होंगे, फोटोकॉपियर पे रखवा दूंगा, वो किसी वक्त आपने उठा लेने हैं, ठीक है। किसी वक्त क्या, कल रखवाऊंगा, कल क्लास में लेके आएंगे, उससे ये फ़ायदा होगा मंडे को, उससे ये फ़ायदा होगा जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, अच्छा सोल्यूशन ना उठाना, बल्कि सोल्यूशन रखवाने ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन रखेंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन हम किया करेंगे, कोई क्लास में कोई होमवर्क, तो जब वो हो जाया करेगा क्लास में या होमवर्क में,
फिर उसका सोल्यूशन अवेलेबल कर लिया करेंगे। ठीक हो गया ना? ओके। पास पेपर हैं पर अब आप FAR1 के ढूंढने शुरू कर देना, फ़ायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप पेपर पास करें, आप चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे 15 मिनट बचा लें, तो आपकी मर्जी है। 15 मिनट यहाँ के रोज़ बचाएं और सफ़ा बचाएं और 6 महीने ज़ाया कर लें, तो आपके पास है ये ट्रेड ऑफ की ऑप्शन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to 3 exchange transaction relating to fixed assets। लें जी, 3 मुख्तलिफ अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं। पहले क्या गिवन है? कैश रिसीव्ड पॉजिटिव है, कैश पेड नेगेटिव है, थर्ड में कैश दिया ही कोई नहीं। अच्छा जी। एसेट गिवन अप, आगे ब्रैकेट में लिखो ओल्ड, एसेट गिवन अप ओल्ड, एसेट रिसीव्ड न्यू, ऐसे ही होना है ना? ओके। अब जो एसेट पुराना गया है उसके बारे में 3 चीजें हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, बुक वैल्यू, एस्टिमेटेड फेयर। एसेट रिसीव्ड की सिर्फ एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू। ओके। अब नीचे उसने सिनेरियोज बताए हैं, इस एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना, असल बात उसने नीचे लिखी हुई है। ठीक है? कैसे? कहता है इन केस ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली, ठीक है, आप रिलायबली मेजरेबल को अंडरलाइन करके लिख लो गिवन, जिसको हम कह रहे थे फेयर वैल्यू ऑफ बोथ इज गिवन, मतलब ब्रैकेट में लिख लो आगे गिवन, जैसे ताकि अपने सिनेरियो से मिल जाए ना। ये मैक्सिमम मुश्किल सी बात उसने जो लिखनी थी लिख दी है, वो भी देख लेते हैं जी। उन्होंने कहा दोनों ही फेयर वैल्यूज रिलायबली, भाई बाद में बाहर चले जाओ या अभी कर लो। ओके। फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स आर रिलायबली मेजरेबल, मतलब मैंने कहा दोनों की गिवन है, तो हमारे लिए कौन सी फिर जो है वो रेलेवेंट? ओल्ड की जाके देखो, ओल्ड कितनी है? 8.5। कैश रिसीव हुआ है या पे हुआ है? नहीं बेटा, रिसीव हुआ है, ध्यान करना। तो 8.5 माइनस 1.1 कॉस्ट ऑफ न्यू कितनी आएगी? ये भी ध्यान रखना था, प्लस माइनस लिख रहा था साथ साथ, बेहोशों की तरह ही ना चलते रहना, कैश को प्लस ही करना है। पेड तो प्लस, रिसीव्ड तो माइनस। ओके चलें, कॉस्ट ऑफ न्यू निकल आएगी यहां से 8.5 माइनस 1.1। आगे बढ़ो। इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन 2 फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड इज क्लियरली मोर एविडेंट। क्लियरली मोर एविडेंट को तो अंडरलाइन करके लिखो ना, गिवन। अब वो यूं कहना चाह रहा है कि सिर्फ न्यू की गिवन है, तो ओल्ड की गिवन नहीं है, तो न्यू की गिवन है ना, तो फिर क्या है? न्यू की फेयर वैल्यू ही न्यू की कॉस्ट है, 2.1 को IG इग्नोर कर दीजिएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, यानी कि 9 इज द कॉस्ट ऑफ न्यू। पहले केस में आप नीचे को छोटा सा कॉस्ट ऑफ न्यू लिख लिया होगा आपने, वैसे तो घर जाकर करना चाहिए था। कॉस्ट ऑफ न्यू वो पहले में आप लिखा 8.5 माइनस 1.1, वो 7.4 आ गया होगा, ऐसा ही है। उसके बाद निचले में 9 ही है कॉस्ट, और तीसरे में आओ कहता है फेयर वैल्यू ऑफ नाइदर एसेट इज रिलायबली मेजरेबल। क्या मतलब? हमें लिख देता है कोई नहीं, तो यू ही मतलब हुआ ना, रिलायबल मेजरेबल, यही मतलब है कि गिवन ही नहीं है। तो ये तीसरा केस बन गया। बुक वैल्यू तो है ना, बुक वैल्यू, आगे कैश कुछ भी कोई नहीं है। चलो जी, चलो खैर कर लेना ये ट्रांजैक्शन। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है कंप्यूट गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट इन ईच ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन। ना तो उसने लिखा है जर्नल एंट्री करो, ना ही उसने लिखा है डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ। तो आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर्चे में तो, लेकिन मेरी तरफ से आप इसमें ऐड कर लें कंप्यूट गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट इन ईच ऑफ द अबाउट ट्रांजैक्शन यूजिंग जर्नल एंट्री, यूजिंग जर्नल एंट्री है। आज भाई साहब इसकी एंट्रीज करनी है सोल्यूशन में, आई कैप को सोल्यूशन से नहीं उठाना, उसमें एंट्रीज नहीं है। ओके जी, हो गए ये 2 सवाल। चलें जी, आज वाला हैंड आउट यहीं पे पड़ा हुआ है, बंटा नहीं है, जल्दी करो, इसको हाफ में भी रखो ताकि जल्दी से ले लें। ये 10 के साथ आपने 10 एंड 11 कर लेना है।
12वां लेक्चर का हैंडआउट आज आपके पास आया है। तो जो आपका ये जो 10 वाला हैंडआउट है, प्लीज इस पे 10 एंड 11 कर लें। कल भी आधा घंटा हमने इसी को पढ़ा था। अगर कल पूरा लेक्चर होता, जुमा ना होता, तो आज 11वां लेक्चर होता है इस हैंडआउट के ऊपर लिखा हुआ, जिसपे 12वां लिखा गया। लेकिन जाहिर सी बात है ये आज 12वां थोड़ा सा अब कल भी जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ न्यू क्या होगी? बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस 0, यानी बुक वैल्यू क्या हुआ देखो ना। प्लीज बातें शुरू कर देते हैं। आप नया से लेने गए, आपने कहा वो सैमसंग गैलेक्सी दे दे, 33 दवांगा, उन्होंने कहा ठीक है रख दे, वो ले जा। नो कैश रिसीव्ड, नो कैश पेड हो सकता है। मुझे भाई एक हैंड आउट दे दे प्लीज, जेड़ा बना के देंदा उन्होंने ना दिया करो। लें जी, 1 पॉइंट टिक कर लें, 2 को एनसर्कल कर लें, 3 को एनसर्कल कर लें, 4 को एनसर्कल कर लें। अब मैं सोच रहा हूं आप एनसर्कल करें तीनों को, कौन सा मैं आप करवा दूं। अगर मैं 2 और 3 कराऊं ना तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूं हम 4 करते हैं, उस पर बात पूरी हो गई, वाह वाह। ना हुई तो डिस्कशन पूरी हो जाएगी, सवाल मंडे को भी कर सकते हैं। होमवर्क में क्या जाएगा आपके साथ? 2 सवाल तो हो गए हैं। आप मुझे बुक दे दें काइंडली, बेटा मुझे बुक दे दें ताकि मैं इनको होमवर्क दे सकूं। फिलहाल तो ये अगर लिख लिया है तो मैं मिटवा दूं, ये मिटा दे भाई, मेहरबानी यार, बुक देता करो यार, मैनू अल्लाह के नाम से देती करो बुक। क्या चुप करो, अरे वाह सवाल मौजूद हैं ढेर सारे यहाँ तो। 60, 61, 62, 60, 61, 62 लिख लें। प्रैक्टिस सेट 61, 60, 61, 62। मैं जो डिस्कशन करूंगा सिर्फ इसकी बेस पे, अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई आप टकरे टुकरे मार के सवाल कर लेंगे। और ये प्लीज आप अभी तक मेरी अप्रोच नहीं समझे, अगर आप 1.5 महीने में, तो फिर मेरे ख्याल में आप कभी नहीं समझ सकेंगे। मैं स्टार्ट से ही आपको BRS याद होगा, BRS में कोई कंफ्यूजन है इस वक्त, लेकिन मैंने आप पे सारे क्वेश्चन फेंक दिए थे, कर क्या ना। अब आपने पहले दिन की आपने कहा किधर फंस गए यार, है की है। पर मसला क्या है, आपने सोचा देखें यहाँ पे मैं आगे कैसेट चला दूं, मैंने बाद में तो डिस्कस करने ही होते हैं। अगर मैं पहले कैसेट चलाऊंगा और फिर सवाल दूं तो फिर आप लोग बस उस कैसेट को यहाँ से वहाँ से रिकॉर्ड करेंगे नहीं, यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे और घर चले जाएंगे और फिर देख देख के सारा काम कर लेंगे, फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाने की थोड़ी सी डिस्कशन करने लगा हूँ आपके साथ, ठीक है। बुक वैल्यू पे अकाउंट बनने का मतलब क्या है, इधर देखें। हम एसेट अकाउंट बना रहे थे एट कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रहे थे अलग, जिसका ये जिसका बिल्कुल सही है कॉन्सेप्चुअली, एसेट एक्यूमुलेशन अलग वाला, एडिशन, डिस्पोजल, एक्सचेंज, उसके लिए ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है। ये क्या है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट अकाउंट बनना, कुछ भी चेंज नहीं होगा उसके लिए। देखो अब अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे पड़ा है तो ओपनिंग क्या होती थी जी, कॉस्ट, बल्कि यूं कर लें, ओपनिंग कॉस्ट होती है, एडिशन तो कॉस्ट पर ही होता है, फिर डिस्पोजल हो तो कॉस्ट पे, कॉस्ट निकला करती थी, याद है ना स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ, है जी। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन की एंट्री यहां आती थी नहीं, यहां पर तो फिर क्लोजिंग ही आ जाता था, और वो भी क्या होता था, क्लोजिंग भी कॉस्ट ही होती, ठीक है। ओके,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम अलग बनाते थे। ये भाई वीडियो वाले भाई और दूसरे भाई ध्यान से पढ़ा करें, अच्छा टेस्ट होगा आप लोगों का भी। ये आपस में बातें करते हो मुझे नजर आए फिर देखना, ठीक है। कल आपका भी टेस्ट होगा, मंडे को आपका भी टेस्ट। ओके, ब्रॉट डाउन आपको अकाउंटेंट में, आप लोग ऐसी अकाउंटिंग में या सीए में एडमिशन ले लो आप, सही बात जी। ब्रॉट डाउन, मोस्ट वेलकम, चुप कर जाओ कितने तुम यहाँ पे। ओके सुने, यहाँ पे तो कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी की टेंशन नहीं है, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन है। ओपनिंग डेप्रिसिएशन आज तक की डेप्रिसिएशन, फिर डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या हुआ करती थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। फिर डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से याद है डेबिट हुआ करती थी, डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से यहाँ से निकला करती थी, कॉस्ट अलग निकला करती थी, ये अलग, और क्लोजिंग की डेप्रिसिएशन। ये था एसेट अकाउंट एट कॉस्ट। कभी भी ये मत कंफ्यूजन आपके जहन में आने पाए कि ये मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन हो तो ये बनता है, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूसिंग बैलेंस हो तो ये मेथड नहीं दूसरा बनता है। मैंने आपको कहा था डेप्रिसिएशन मेथड सिर्फ वो डिब्बे लगाए थे, याद है। डेप्रिसिएशन मेथड सिर्फ इतनी सी बात है, डेप्रिसिएशन मेथड जो भी लगा उससे जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला है, अगर उसकी एंट्री आपने की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो मतलब एसेट अकाउंट इज एट कॉस्ट। और अगर आपने उसकी एंट्री जो आप करने लगे हैं कर दी कभी वो वाली जो पहले दिन सिखाई थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो ये अकाउंट का वजूद ही खत्म हो जाएगा और आपका एसेट अकाउंट ही क्या शो करने लग जाएगा, बुक वैल्यू। तो जिंदगी आसानी की तरफ चल रही है। अब आपका तो एक एसेट से आपकी जान छूट रही है, ठीक है। ये देखो एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन की एंट्री पड़ गई, एंट्री आपने क्या कर डाली, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, ठीक है। अब एसेट अकाउंट हम क्या कह रहे हैं, जब इस अकाउंट का वजूद ही खत्म हो गया तो ये एसेट अकाउंट में ही डेप्रिसिएशन उसकी कमी भी आने लग गई, तो इसका मतलब एसेट अकाउंट हम किस पे बना रहे हैं। अब जैसे ही हमने बुक वैल्यू लिखा, यहाँ पे भागा भागा ओपनिंग आया और उसने कहा मैं मैंने कहा बुक वैल्यू को कोई कॉस्ट नहीं। अब इस अकाउंट में अब सिर्फ बुक वैल्यू, डिस्पोजल आया, उसने कहा मैं भी पहला स्टेप कॉस्ट, चुप चुप चुप, बुक वैल्यू, कॉस्ट कहां से लाओगे, यहाँ पे कोई कॉस्ट पड़ी नहीं है, किसी की कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट नहीं हुआ करती, यहाँ पे बुक वैल्यू है, ले जाओ जो है वही देंगे। वहां पे क्या कहा था, कॉस्ट है तो कॉस्ट निकालो, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बुक वैल्यू है तो बुक वैल्यू निकालो, भगा दिया उसको भी। क्लोजिंग ने कहा हुन फिर मैं की करा, ठीक है, बुक वैल्यू, बस एडिशन है वो भी बुक वैल्यू पे नहीं आ नहीं सकता, एडिशन की बुक वैल्यू कहां से लाएं, उसकी तो कॉस्ट की हुआ सिर्फ, ठीक है जी। तो इधर देखें, अलग से ओपनिंग और एक्यूमुलेशन अलग अलग नहीं पड़े हुए, बुक वैल्यू, डिस्पोजल की अलग कॉस्ट एक्यूमुलेशन अलग नहीं पड़ी हुई, बुक वैल्यू, क्लोजिंग कॉस्ट एक्यूमुलेशन अलग अलग नहीं पड़े। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री एक्यूमुलेशन की बजाय कहां हो गई है, बस एक यही है सिमिलैरिटी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सवाल नहीं करवाता, लेकिन ये जो आपको हैंडआउट में क्वेश्चन 1, 2 और 3 मिले हैं, इसके अलावा ये ना करिएगा क्योंकि इसका सोल्यूशन नहीं है, परेशान होंगे। जो आपको क्वेश्चन नहीं लिखवाए मैंने, कोशिश कीजिएगा उनको करने, क्योंकि उनके सोल्यूशन एटलीस्ट आपके पास मौजूद हैं जब आप खपेंगे। अच्छा 1 और 2 पहले कर लेने हैं, ये जो पिछली क्लास वाले हैं, ताकि आपको ये तो टेंशन खत्म हो गई, यहाँ तक जो पड़ा हुआ है ये तो साइड पे हो गया, अब इसमें कोई मसला हमें है ही नहीं, वो पास पेपर लेवल पे हमने ऑपरेट कर लिया चीज़ों को, ठीक है। इसके अंदर आपने ये 3 सवाल नहीं करने, मुझे मेरी तरफ से मना नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूँ इनके जवाब नहीं है। अब मैंने खुद जब एक सवाल करवा लिया होता ना तो मैं कहता यही जाके करना, वो ना करना, लेकिन अब चूंकि मैंने एक भी नहीं करवाया
तो कोई एक सवाल इनमें से मैं करवाऊंगा, उसके बाद आपसे मैं क्लास के अंदर ही मंडे को ये सवाल खुद करवा लूंगा। अभी प्लीज ये सवाल घर पे ना कीजिएगा, ठीक है। जो आपको 2 लिखवाए हैं ना, 69, 60, 60, 61, 63 है, तीनों कर लेना, उसमें कोई मसला नहीं, उनका सोल्यूशन मौजूद है। ओके, अच्छा इधर देखें, मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूं अगर, वो बात शायद नोट करने के काबिल नहीं है, यहां से बाद में नोट कर लेना। इफ एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट, इफ एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट, और आज नई चीज क्या सीखी हमने, इफ एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट बुक वैल्यू, आप खुद ही मुझे सब कुछ करवा लेंगे, मुझे पता है, मुझे कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर देखें, मैं आपसे पूछता हूं, एडिशन याद है? एडिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट याद है? क्या एंट्री किया करते थे? ये आप ये काम करते आए हैं ना आज तक, इसीलिए मैं आपसे इसमें सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा जी एंट्री हम करते थे एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, तो अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन जाए तो इस एंट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? सोच के बता दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस एंट्री रिमेन्स सेम, एसेट अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया जी, ये तो हो गई पहली बात। मैंने कहा अच्छा चलो फिर आपको तो सब ही आता है। दूसरी बात बता दो, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कुछ याद है? क्या करते थे? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एक अकाउंट बना करता था फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। वो याद आ रही हैं बातें, अब बीती हुई बातें। पहला दूसरा लेक्चर कहा था कि पढ़ेंगे 4-5 दिन, थोड़ा ज़्यादा लग गए, कोई मसला नहीं, आते आते यहाँ तक कोई बात नहीं, जो पढ़ना है वो तो सही करके पढ़ना है ना, ठीक है। तो ये एंट्री किया करते थे। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हाँ, एक्सपेंस का बढ़ना तो आज भी डेबिट ही है, पर हमने एक अकाउंट से जान छुड़ा ली। अब हमें डायरेक्ट कमी को, अब वो वाली एंट्री जो पहले दिन हमें समझ आती थी वो आज कर रहे हैं। मुश्किल पहले कर लिया, जो एंट्री समझ नहीं आती थी उसको पहले किया, पक्का हो गया अब तो, ठीक है। ये तो एंट्री समझ आती थी, एक्सपेंस बढ़ गया, एसेट कम हो गया, एसेट अकाउंट में फेंक दो। जब एसेट अकाउंट में ही कमी को फेंक दिया, इसीलिए तो वो अब कभी कॉस्ट शो करने के काबिल ही नहीं रहा है। कॉस्ट कहां से लाए वो? उसके अकाउंट में तो हर साल कमी की एंट्री भी हो रही है। बात समझ रहे हैं? ओके, मैंने कहा अच्छा चलो बात तो चल ही पड़ी है। अब तो मुझे बताओ, क्या आप सिंपल डिस्पोजल की एंट्री को कुछ याद रखे हुए हो? बोलो। आपने कहा यस, कहा आपने यस। एंट्री बोलो, क्या होती थी एंट्री? अब वो स्टेप्स की तरतीब से बोलने की भी हाजत नहीं रही, अब हम जरा बड़े हो गए, अब हम डायरेक्ट, और ये मैंने आपको कहा हुआ था वैसे ही आप पहले क्या कर लिया करो, एंट्री कुछ याद है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, चलो स्टेप वाइज चल लो, अगर परेशानी हो रही है तो। एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया करते थे एसेट की कॉस्ट से, एक्यूमुलेशन अकाउंट को डेबिट करते थे एट कॉस्ट, मतलब वो है एक्यूमुलेशन अकाउंट को क्रेडिट करते थे उस एसेट की सारी जिंदगी की एक्यूमुलेशन से। स्टेप 3, कैश, एसेट बिकता है, कैश आता है, तो कैश का आना रिकॉर्ड करते थे, कैश डेबिट। और बैलेंसिंग फिगर अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा दफ़ा लॉस ही होता था, तो मैं इसी तरफ लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाया करता था, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, एक डिस्पोजल तो डिस्पोजल ही है, एक एंट्री के फर्क से क्या डिस्पोजल की साइंस बदल डालें? डिस्पोजल आज भी वही है, डिस्पोजल आज भी वही है। एंट्री करते हुए
सेम वही एंट्री होगी। जब कोई नहीं है फर्क तो सेम वही एंट्री होगी। स्टेप 1 एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एसेट की कॉस्ट से कर रहे थे, अभी भी कर लो। नहीं पाँव उठाओ सीधम से। ये नहीं है श्योर, तो फिर ये भी नहीं है आप कह रहे हैं। इसकी जगह क्या है बुक वैल्यू। अच्छा कोई गल नहीं, खैर यानी कि 2 स्टेप्स आज मर्ज होके एक रह गए। काम कम हो रहा है, आसान हो रहा है, परेशान नहीं होना। हर चीज़ को जहन में सवार मत किया करो ये कुछ नया सीखा आज तो कुछ नया, कुछ नहीं नया सीखा आपने। डेबिट क्रेडिट ही था नया आपकी ज़िंदगी में, पहले 10-15 दिन में सिखा दिया था, उसके बाद तो कुछ नया नहीं सीखा आप। ठीक है ओके। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हैव बीन कंबाइंड। अब हमारा स्टेप 2 in 1 है। 2 in 1 स्टेप क्या है? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद इट्स बुक वैल्यू। ठीक है हाँ, ये याद रखना, घर पे सवाल करते हुए मुसीबत में पड़ोगे तो ये स्टार याद रखना। ये स्टार वैसे यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि जब मैं ये डिस्कशन करता हूँ बच्चों के साथ तो साथ ही फिर मैं सवाल खुद करवा देता हूँ ना, तो वो स्टार नहीं, वो वहीं पर डिस्कस हो जाती है बात। अभी चूंकि आप जा रहे हैं, इतवार का दिन है, मैं उदास फील कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो वो 5 सवाल जो आपने होमवर्क में वो 5 सवाल जो आपने होमवर्क में करने हैं, उनमें एक बात याद रखना, एसेट अकाउंट में से जो एसेट की बुक वैल्यू निकालनी है वो किस दिन की निकालोगे? वैसे ही सोच के बता दो, डिस्पोजल के दिन तक की। भाई सवाल में कभी कभी ना वो साल के शुरू की बुक वैल्यू दे देगा, परेशान नहीं होना। और उसको यहां से एसेट अकाउंट से क्रेडिट भी नहीं करना। हाँ ध्यान भी करना है, परेशान भी नहीं होना। ठीक है, ध्यान भी करना है, परेशान भी। यहाँ पे बुक वैल्यू कौन सी होगी? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ, देखो ना आप लोग जिस दिन एक्यूमुलेशन डेबिट करते तो किस दिन की होती थी? डिस्पोजल के दिन तक की। ठीक है ना, तो उसी तरह से हाँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हुए जो ओपनिंग में से माइनस करनी है वो ओपनिंग ही होगी, फिर वो क्लोजिंग ना ले लेना डेट ऑफ डिस्पोजल की। तो थोड़ा सा ध्यान करना, सवाल हो जाएंगे। बट मेरी रिक्वेस्ट है, पूरा सवाल करने से पहले सोल्यूशन मत देखना। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे कि पासिंग मार्क्स तो हमने ले लिए, 1-2 गलतियां तो हो ही जाती हैं इंसान से। ठीक है, तो स्टेप 1 और 2, स्टेप 2 in 1 हो गए। स्टेप 3 अभी भी वही है। बोलो, मैंने कहा था दोबारा स्टेप्स कभी नहीं लिखेंगे। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी इंशाल्लाह हमारा तो लॉस। ठीक है, अब आप लोगों का तो गेन ही गेन है जिंदगी में। बस अल्लाह को राजी कर लेना, दुनिया भी बन रही है, आखिरत भी बन जाएगी, गेन ही गेन। फिर मैंने कहा लगता है आप एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन तो 1 मिनट में बता देंगे। ये देखें, जिंदगी आसानी की तरफ चल पड़ी है। सारी एंटी मुश्किल लग रही है, किसी को मुश्किल लग रही है बातें हाथ खड़ा कर, जिन्होंने शुरू से इस लेक्चर को नहीं पढ़ा, टॉपिक को नहीं पढ़ा। ठीक है, तुम फनकारियां ना लगाओ। ओके जी, बताएं जी। एंट्री बोले पहले, एक्यूमुलेशन डेबिट, एसेट डेबिट, न्यू की कॉस्ट से एसेट क्रेडिट, ओल्ड की कॉस्ट से कैश क्रेडिट लो, और बैलेंसिंग फिगर इधर ही रखो लॉस वाली साइड में, ताकि बस याद हो जाए हमें कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हमेशा लॉस से होता है। अब तो याद हो गया होगा वैसे। इधर आ गए, कोई फर्क नहीं, एक्सचेंज तो एक्सचेंज रहना है, एसेट अकाउंट जैसे भी बनता रहे। एसेट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एसेट बस में लिखने दो, आज नहीं, बस लिखने दो मुझे, आज नहीं। ओल्ड की कॉस्ट से क्रेडिट, अच्छा, ये बेटा याद रखना है ना। मसला ये है कि रेड इंक जाया नहीं हो रही, 6 महीने बच रहे हैं आप लोगों के। आई डोंट केयर रेड इंक जाया हो जाए, आपके 6 महीने बचे तो। ओल्ड की कॉस्ट नहीं है हमारे पास, बुक वैल्यू है। ओके,
सही है। स्टेप 2 in 1 हो गया। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश। स्टेप 4 एडिशन, नए एसेट की कॉस्ट। हाँ अब इसकी बुक वैल्यू कर लो फिर, कितों ले आवा बुक वैल्यू पहले दिन ही, ये तो कॉस्ट पे ही आएगा, ये कॉस्ट लिखा हुआ है, मत बुक वैल्यू समझ रहे हो, एंड डालियो न्यू की कॉस्ट। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस। लो जी कम हो गया था, 2 मिनट और दे दो बस। मैंने कहा ये स्टार तो लिख लिया होगा आपने। मैंने कहा चलो डिस्पोजल अकाउंट भी आपको जरा दिखा दूं, दोनों तरह में किस तरह बनता था। हालांकि आपको एंट्री से समझ तो आ गई हुई है। इफ जो एसेट अकाउंट था इज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट होता था, तो हमारा डिस्पोजल अकाउंट कैसा होता था? सिंपल डिस्पोजल का याद करना जरा। हम वही जर्नल एंट्री की बजाय सेकंड इंपैक्ट इसको बैंक का करते थे, याद है? हम कहते थे एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करो एसेट की कॉस्ट, तो डेबिट कर देते थे इस डिस्पोजल को। फिर हम कहते थे क्यूमुलेटिव एक्शन को डेबिट करो, तो क्रेडिट कर देते थे इस डिस्पोजल को, बेचारा सेकंड इम्पैक्ट हमारा। फिर कैश होता था डेबिट, तो डिस्पोजल हो जाता था क्रेडिट, और बिहम्दिल्लाह प्रॉफिट एंड लॉस इसी तरफ आता था, डिस्पोजल क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, याद है? अच्छा अब अगर आप घर पे एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे ले गए खुदा ना खास्ता, तो आपको डिस्पोजल अकाउंट अगर भी बनाना पड़ गया, तो आपको डिस्पोजल अकाउंट कैसा बुरा बुरा सा नजर आएगा। लेट्स सी, भयानक शक्ल होगी, एक आधी आंख या कान नहीं होगा, आपको नजर आएगा अभी। देखें, स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट। स्टेप 2 वी विल डेबिट द एक्यूमुलेशन विद इट्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। नो, दोनों का 2 in 1 स्टेप। एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद बुक वैल्यू, तो डेबिट कर दो, और ये कॉस्ट होती थी, आज ये बुक वैल्यू। ठीक है, याद रहेगा, ये बुक वैल्यू। ओके, और स्टेप 2 एसेट अकाउंट में एक्यूमुलेशन को डेबिट करते थे। हाँ लिख के काट लूँ ना जरा, ताकि याद रहे कि क्या फर्क पड़ा। मुश्किल नहीं है, जिंदगी अकाउंटिंग में आसान है। कनेक्शंस को मिलाना सीख लें। ठीक है बेटा, आप खड़े हो जाओ, कल क्लास में बैठना मत, फजूल बोलने के ऊपर इनाम दिया जाता है आपको। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड, कल से खड़े रहना, आज पीछे वाले बच्चे को नजर कुछ नहीं आएगा। कैश डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर। तो एक स्टेप कम हुआ है, एक अकाउंट कम हुआ, हर जगह एक स्टेप कम हो गया। मैं कहता हूं डिस्पोजल तो सिंपल था, डिस्पोजल अगर एक्सचेंज वाला हो जाए तो वो भी देखते ही जाओ। सवाल तो आपने करना है, देखते ही जाओ। भाई ये बात मैं पहले किया करता हूं, फिर क्वेश्चन करवाता हूं। बात पहले हो गई, क्वेश्चन मंडे को कर लेंगे, बात करते जाओ पूरी। एक्सचेंज, एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ ओल्ड की कॉस्ट से, तो एक्यूमुलेटिव एक्शन अकाउंट को हमने इसको डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दिया। एक्यूमुलेटिव एक्शन अकाउंट ओल्ड के एक्यूमुलेटिव एक्शन से डेबिट हुआ था, तो हमने उसको यहां पर क्रेडिट किया। फिर कैश को हमने रिकॉर्ड किया था, तो कैश क्रेडिट हो रहा होता था नॉर्मली, तो कैश क्रेडिट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट हो गया था। लेकिन एडिशनल स्टेप आ गया था, एसेट अकाउंट डेबिट हो गया था नए की, तो हमने कहा था उसको यहां पर लिख देंगे। अगर एसेट अकाउंट डेबिट हुआ है न्यू की कॉस्ट से, तो डिस्पोजल को क्या कर दो, क्रेडिट। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर इधर ही रहने दो, इधर गेन या लॉस होता था, लॉस ही है। अगर एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे चला गया है, तो डिस्पोजल अकाउंट की एक आंख नहीं होगी बस,
क्या मतलब? एसेट अकाउंट ओल्ड की कॉस्ट से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा ही नहीं, ये तो दोनों होंगे ही नहीं, यही चेंज है, बस इतनी सी ही चेंज है जी। काफ़ी है तारिक? अच्छा, ये काफ़ी है बुक वैल्यू, ठीक है। उसके बाद कैश नॉर्मली क्रेडिट होता था तो डिस्पोजल डेबिट, लेकिन न्यू की कॉस्ट तो वो न्यू की कॉस्ट ही रहनी है, ठीक है जी। हाँ, लॉस तो इसलिए कि सबको एक तरफ रखो ना, ये ना सोचो आप फिगर्स नहीं है ना, फिगर्स नहीं है तो सब एक तरफ है, और मैं कह रहा हूँ हर ट्रांजैक्शन पे लॉस ही, ठीक है। ये सारी डिस्कशन है, तो इसमें आपको कोई नई चीज़ नहीं मिली, बस छोटा सा ध्यान रखना जो था वो मैंने स्टार की फॉर्म में लिख के बताया, वरना ये अकाउंटिंग आपको और आसान लगेगी, ठीक है। आप देखेंगे जो 3 सवाल आपको दिए 60, 61, 62 आई थिंक, वो तो पहले अपने ये पास पेपर कीजिएगा दोनों, ये जो आपके कल वाले हैंड आउट के थे, उसके बाद आपने ये 3 सवाल करने हैं किताब वाले, ज़िंदगी रही तो मंडे को कॉस्ट डिटर्मिनेशन भी ख़त्म हो जाएगी और आप तकरीबन एस्टीमेट चेंज और रेक्टिफिकेशन के अलावा सब कुछ जान चुके होंगे फिक्स एसेट में, इंशाल्लाह मंडे को।